नमस्कार दोस्तों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि जेईई के सिलेबस में काफ़ी चेंजेज आया है। उस चेंजेज के अनुसार जो है हम लोगों ने अपने लेक्चर्स को तैयार किया है। धीरे धीरे आपको अधिकतर लेक्चर देने का मैं प्रयास करूंगा। जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन मैं एक सलाह जरूर देना चाहूँगा कि आप लोग मैकमिलन के बुक को पढ़ते रहें, क्योंकि एक कंसेप्ट जो होता है, एक नॉलेज जो होता है, बुक पढ़ने से ही आता है। ये वीडियोस या जो भी पावर पॉइंट्स के नोट्स हैं जो आप देख के नोट्स खुद बना सकते हैं, वो आपके रिवीजन के काम में ज़रूर होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन वीडियोस में आपको मिलेगा, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आज जो है हम मॉड्यूल 1 जो कि इंडियन इकोनॉमी और आर्किटेक्चर है उसको पढ़ेंगे। उसमें जो यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है, जो हमारा लेक्चर होगा वह कम्प्लीटली मैकमिलन बुक पर बेस्ड होगा। जैसे जैसे मैकमिलन में चैप्टर दिया हुआ है उसी तरीके से लेक्चर्स आएंगे। तो प्लीज़ आप इस अगर इंटरेस्टेड हैं तो लेक्चर के थ्रू जा सकते हैं। हम जो आज जो पढ़ेंगे वह इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 1000 एडी में इंडिया और चाइना का जो कंट्रीब्यूशन था पूरे ग्लोबल जीडीपी में 50.5% था। इंडिया को वैसे भी उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था और इंडिया काफ़ी एक समृद्ध देश था। तभी बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आते थे और इंडिया पर आक्रमण करते थे। उसके बाद तक करते रहे और बहुत दिनों तक जो है लूटते रहे हैं। 1600 एडी में इंडिया का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वह 23% था और चाइना का जो कंट्रीब्यूशन था वह 29% था। Due to British colonization in 1820, India's share decreased to 16.1%. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मिनिमल था। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जब आया तो इंडिया का जो शेयर है वह डिक्रीज हो गया और 16.1% तक चला गया। यानी आप देख रहे हैं कि पहले कहा 50.5% इंडिया और चाइना दोनों का कंट्रीब्यूशन था, बाद में 52% रहा 1600 एडी में। अचानक से ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के समय जो है यह शेयर जो है वर्ल्ड जीडीपी में 16.1% चला गया। अकॉर्डिंग टू IMF, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड जीडीपी इज 7.3%। आज 2021 में देखिए तो टोटल वर्ल्ड जीडीपी का जो जीडीपी है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है 7.3% है। यानी कहाँ देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गए। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया रैंक इज 3rd इन द वर्ल्ड। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार, क्रय शक्ति क्षमता इसका हिंदी होता है, उसके अनुसार इंडिया का रैंक जो है वर्ल्ड में तीसरा है। इंडिया जो है वर्ल्ड का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बहुत बड़ा इकोनॉमी है इंडिया और फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में एक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी एक जो पैसा होता है, किसी भी देश का करेंसी होता है, उसके परचेजिंग पावर को दिखाता है। जैसे $1 में आज के डेट में मान के चलिए 75 रुपीज़ है, तो हमको 75 रुपये में जो सामान मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि $1 में वही सामान मिल जाएगा। हो सकता है कि उसी सामान के लिए हमको $5 या $10 देना पड़े। यानी दोनों में अंतर है। $1 में अगर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, एक्सचेंज के अनुसार देखें तो $1 में 75 रुपया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 75 रुपीज़ के सामान को लेने के लिए आपको $1 देना पड़ेगा। एक्चुअल में हो सकता है कि $10 देना पड़े। तो परचेजिंग पावर पैरिटी इस तरीके से, मतलब पैसे की क्रय करने की क्षमता, यानी उससे परचेज करने की जो क्षमता होती है उसी को परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। ब्रिटिश इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वाट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड नॉट टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया बट टू एक्सप्लॉइट इट्स रॉ मटेरियल। ब्रिटिश इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन देश का हुआ है, जो भी औद्योगिकीकरण हुआ है, जो भी उद्योग उस समय लगे हैं, या रेलवे वोलवे डाक, जो भी चीज़ लगा है, जो भी चीज़ बना है, उसका मकसद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं था। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं था, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया वह इंडिया का रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया गया। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है वो अपने फायदे में किया है, यानी उनको मदद मिल सके इंडिया को एक्सप्लॉइट करने में, उस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव उस समय क्या था? टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल
एंड फाइंड मार्केट फॉर देयर कंप्लीटेड गुड्स। आखिर ब्रिटिश के समय, ब्रिटिशर्स जब देश गुलाम था उस समय क्यों इतना इंडिया की स्थिति बुरी हो गई थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे डेवलपमेंट करने आए ही नहीं थे। उनका मेन काम था रॉ मटेरियल लेना, और उसी से जो भी फिनिश्ड गुड्स होता था, जो भी सामान वो बनाते थे, उसके लिए मार्केट जो है ढूंढना, और वह इंडिया में मिल जाता था। इंडिया से उनको रॉ मटेरियल भी मिल जाता था और इंडिया में मार्केट भी मिल जाता था। दादा भाई नौरोजी पब्लिश्ड फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम in his book Poverty and Un-British Rule in India. According to him, national income was 340 करोड़ and per capita income was 20 रुपये पर एनम। दादा भाई नौरोजी जो थे, जो देश के सबसे वयोवृद्ध नेता हुआ करते थे उस समय, उन्होंने पहली बार जो है नेशनल इनकम जो है देश का नेशनल इनकम का एस्टीमेट लगाया। एक बुक में, उनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने नेशनल इनकम का एस्टीमेट दिया। उसके अनुसार उस समय जो नेशनल इनकम हुआ करता था वो 340 करोड़ था देश का, और पर कैपिटा इनकम आप देखिए, पर कैपिटा इनकम मात्र 20 रुपये प्रति साल था। समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति थी ब्रिटिशर्स के समय में। तो ब्रिटिशर्स का मेन मकसद ही यही था। जैसे मुगल वगैरह थे या जो भी थे, आज जो भी लोग बोले, उनका मेन, मुगल आए थे लेकिन उन्होंने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट का काम भी किया था। काफ़ी चीज़ें उन्होंने बनवाई थी। यहाँ के चित्रकला में भी, वास्तुकला में भी उनका बहुत योगदान रहा है। लेकिन ब्रिटिशर्स का ऐसा कुछ नहीं रहा है। उनका जो भी, अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी किए थे तो उसका एकमात्र कारण था कि उनको किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा मिलना चाहिए, किसी न किसी तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट करने में उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्प उनको चाहिए था, इसलिए वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे। तो देश की स्थिति उस समय काफ़ी खराब हो गई थी। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज पर वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, 4 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के अनुसार इकोनॉमी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक लो इनकम इकोनॉमी होता है, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी होता है, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी होता है, हायर इनकम इकोनॉमी होता है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आती है। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी उसको कहते हैं जिसका पर कैपिटा इनकम जो है $996 से लेकर $3,895 के बीच में रहता है। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है 2019 में वह था $1891। एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया इकोनॉमी इज थर्ड लार्जेस्ट, बट एज पर कैपिटा इनकम इट इज वेरी लो। परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार इंडियन इकोनॉमी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की अगर जहाँ बात करें तो इंडिया जो है पायदान में बहुत नीचे है, बहुत कम है यहाँ अभी भी पर कैपिटा इनकम। कॉज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम का कॉज क्या है? तो गरीबी है। इंडिया में काफ़ी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। यह जो है मेजर कॉज है लो पर कैपिटा इनकम का। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट एड्रेसेस दिस इशू थ्रू 5 ईयर प्लान। जब देश आज़ाद हो गया तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी योजनाएं लेके आई। उन योजनाओं में 5 ईयर प्लान का हमारे इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो 5 ईयर प्लान के थ्रू जो बहुत सारे डेवलपमेंटल स्कीम लेके गवर्नमेंट आया करती थी, उसके अनुसार डिफरेंट समय पर डिफरेंट सेक्टर्स को टारगेट किया जाता था, उसको बूस्ट किया जाता था। पंचवर्षीय योजना कहते थे, आजकल ख़त्म हो गया है, लेकिन यह पंचवर्षीय योजना बहुत देश को बहुत आगे लेके गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो लो पर कैपिटा रियल इनकम, इंडियन इकोनॉमी में पर कैपिटा रियल इनकम बहुत कम है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी इसको कहते हैं, जैसे मानिए कि कोई काम है उसमें 10 लोगों को लगना चाहिए और उसके बदले आप 15 लोगों को लगा दिए। काम तो 10 लोगों में हो जाता है एक्चुअल में, लेकिन आपने 15 लोगों को लगा दिया, तो 5 लोग रोजगार दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो छुपे हुए बेरोजगार व्यक्ति हैं। भले लगा तो लिए हैं लेकिन वह छुपी हुई बेरोजगारी है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि वगैरह पर जो है बहुत ज़्यादा रिलायंस है अपने देश का। तो इंडियन इकोनॉमी का एक प्रॉपर्टी है। ए विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का एक विशियस सर्किल चलते रहता है। गरीब लोग गरीब ही रहते हैं, अमीर लोग अमीर ही होते जाते हैं। तो एक विशियस सर्किल जो है गरीबी का चलते रहता है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जाता है इंडियन इकोनॉमी में।
इंडिया वाज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी था। इन 1950 एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर 53% ऑफ जीडीपी, फॉलोड बाय सर्विस एंड इंडस्ट्री। 1950 में एग्रीकल्चर जो था इंडिया के पूरे जीडीपी का 53.5% जो है एग्रीकल्चर, अपना जो है एग्रीकल्चर का शेयर था। सर्विस सेक्टर का जो शेयर था 30.3% था, इंडस्ट्री का 16.6% था। 1950 की यह बात है, इंडस्ट्री काफ़ी कम था, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा हुआ करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर शेयर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं आई, इंडस्ट्री सर्विस इन सब ऊपर काम होने लगा, तो एग्रीकल्चर का शेयर जो है गिरता चला गया और इंडस्ट्री और सर्विसेज का शेयर जो है बढ़ता चला गया। 1980-81 में सर्विस सेक्टर जो है जीडीपी का 38% जो है देने लगा, जो एग्री के 36.1% उस समय 1980-81 में, और इंडस्ट्री के 25.9% को जो है सरपास कर गया। यानी सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान अगर किसी का रहा तो सर्विस सेक्टर का रहा 80-81 में, उसके बाद एग्रीकल्चर का रहा, उसके बाद इंडस्ट्री का रहा। देखिए कैसे कैसे जा रहा है, पहले कहाँ एग्रीकल्चर का हुआ करता था, अब सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सेकेंड में था 1980-81 में। लेकिन आज का जो सिनारियो है, टुडेज सिनारियो जो है, ये पीआईबी 2010 का डाटा लिया गया है। आज के डेट में सर्विस सेक्टर जो है 53%, इंडस्ट्री 25% और एग्री 22% अपना योगदान दे रहा है। यानी आज देखिए सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर बना हुआ है, इंडस्ट्री सेकंड नंबर पर आ गया और एग्रीकल्चर का सबसे कम योगदान जो है जीडीपी में रह रहा है। देखिए देश कैसे कैसे चेंज हो रहा है। इकोनॉमी टिल 2008 और आफ्टर 2008 तक इकोनॉमी कैसी थी और 2008 के बाद इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए आप देखिए कैसे होता है। 1951 से लेकर 1980 तक इंडियाज ग्रोथ रेट वाज स्लो ऑलमोस्ट 3.5%। 1951 से 1980 तक इंडिया का ग्रोथ रेट जो है बहुत कम था, 3.5% था। प्रोफेसर राज कृष्णा एक प्रोफेसर थे जो इस स्लो ग्रोथ को जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहे थे। अब यह हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय आज मतलब आज से जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड करे से 10 दिन 15 दिन पहले बड़ा चर्चा में था, क्योंकि अभी जो पोस्ट कोविड जो स्थिति है इंडिया की, उसमें हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी जो है इस चीज़ का, इस शब्द का जो है प्रयोग, इस फ्रेज का जो है प्रयोग किए थे कि कहीं इंडिया जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में फंस के नहीं रह जाए। तो देख लीजिए प्रोफेसर राजकृष्णा जो है इस जो 1951 से 1980 के बीच में जो 3.5% का एक स्लो ग्रोथ था उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहे थे। 1980 से 1990 यह जो है पीरियड एक ऐसा था कि इकोनॉमिक बायंसी और रिकवरी होना शुरू हो गया था, यानी कुछ कुछ जो है प्रोडक्शन चलने लगा था, इकोनॉमी में थोड़ा सा उछाल आने लगा था, रिकवरी होना शुरू हो चुका था। इंडिया ब्रोक द कर्स ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो था 3.5% जो स्लो रेट ऑफ ग्रोथ था, उसको जो है इंडिया उस चीज़ को ख़त्म किया, उस चीज़ को तोड़ा और थोड़ा अधिक तेज़ी से ग्रो करने लगा। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज रीजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था उसके पीछे जो कारण था वो हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग था, यानी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा खर्च किया था, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा था 1980-1990 में। Liberalized import policy increased imports of capital goods, raw materials, thus boosted production. Liberalized import policy एक बनी जो import policies को liberal किया गया, जिसके चलते जो है कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट जो है आसान हो सका, जिससे प्रोडक्शन अपने देश में बढ़ा। यह सब कारण था 1980 से 1990 तक के बीच का जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रहा था, उस इकोनॉमिक रिकवरी का यह एक कारण था। यह इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत महत्वपूर्ण फेज है 1992 से 2008, पॉपुलरली रेफर्ड एज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद का यह है, तो इसको हम लोग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड भी कहते हैं। एडॉप्शन ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज पेव्ड द वे फॉर पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम्स एंड हायर जीडीपी। जो लिबरलाइजेशन एलपीजी को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे जो है बहुत अच्छा पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक इकोनॉमिक आउटकम आने लगा, जीडीपी रेट भी जो है, ग्रोथ रेट भी जो है बढ़ने लगा था।
द मेन रीजन ऑफ हाई ग्रोथ क्या था, मेन हाई ग्रोथ का मेन रीजन क्या था, तो इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडिया की मार्केट जो है खुली अच्छे तरीके से, तो मेन रीजन क्या होगा, तो फॉरेन कैपिटल जो है इंडिया में आने लगा, विच वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके चलते इंडिया में फॉरेन कैपिटल आने लगा। यह एक कारण था उस समय हाई ग्रोथ का। उसका 2006 और 7 में ऐसा समय आया कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था वर्ल्ड में सेकंड था चाइना के बाद। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है अपने इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में। अब एक समय आता है इंडियन इकोनॉमी में 2008 से 2021। 2008 से इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 2008 में क्राइसिस आया था, वर्ल्ड क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो उसके बाद जो है इंडियन इकोनॉमी में जो है कुछ कुछ चीज़ हुआ, देखते हैं। इन ऑर्डर टू मिटिगेट 2008 क्राइसिस, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फिस्कल स्टिमुलस टू द इकोनॉमी। 2008 की जो क्राइसिस को कम करने के लिए कि इंडिया पर उसका इम्पैक्ट कम से कम पड़े, गवर्नमेंट ने जो है इकोनॉमी में बहुत फिस्कल राजस्व, फिस्कल स्टिमुलस जो है प्रोवाइड किया, यानी बहुत सारे पैसे उसे जो है इकोनॉमी में इन्फ्यूज किए, बहुत खर्च किया गवर्नमेंट ने। आरबीआई ईज्ड मॉनेटरी कंडीशन, आरबीआई ने मॉनेटरी कंडीशन को ईजी बनाया और मार्केट में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी का इनफ्लो बढ़ाया आरबीआई। द इकोनॉमिक रिकवर्ड इम्प्रेसिवली बट ऑन एक्सपेंस ऑफ लार्ज फिजिकल डेफिसिट। देखिए इकोनॉमी में रिकवरी तो हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन भाई फिजिकल डेफिसिट जो है काफ़ी ज़्यादा उस समय रहा। गवर्नमेंट ने खर्च बहुत किया। फिजिकल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसीट, यानी गवर्नमेंट जितना खर्च करती है उससे कम जो है गवर्नमेंट का रिसीट होता है, तो फिजिकल डेफिसिट होता है। तो बहुत लार्ज फिजिकल डेफिसिट रहा, गवर्नमेंट खर्च ही खर्च किए जा रही थी 2008 के क्राइसिस को कम करने के लिए। तो इकोनॉमी तो रिकवर हुआ लेकिन फिजिकल डेफिसिट काफ़ी रहा। बियॉन्ड द लिमिट सेट बाई फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट है एक, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। वह जो है कुछ नीति तय करती है जिसके अनुसार फिजिकल डेफिसिट को कम किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सके। उसका मेन मोटो यही रहता है कि फिजिकल डेफिसिट जहाँ से एफआरबीएम एक्ट का कि कम से कम रहे। लेकिन इस समय जो हुआ वह एफआरबीएम एक्ट का जो लिमिट सेट था उससे भी ऊपर रहा फिजिकल डेफिसिट। 2008 से 2021 के बीच में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी पॉलिसीज आए, जैसे जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कॉर्पोरेट टैक्स कट, डिमोनेटाइजेशन। मतलब यह तो बहुत सारी चीज़ों को ही चेंज कर दिया था, डिमोनेटाइजेशन। तो यह पॉलिसी जो है, रिवोल्यूशनरी पॉलिसी जो है 2008 से 21 के पीरियड में आए। उसके बाद हमारे इंडियन इकोनॉमी में एक चीज़ आता है जो सारी चीज़ों को बदल के रख देता है, वह है कोविड। पोस्ट कोविड 2019-20 में आता है पीरियड। पूरे देश में जो है स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगता है, खूब कठिन लॉकडाउन लगता है। अब इससे जो है देश की इकोनॉमी काफ़ी हैम्पर हुई, बहुत हैम्पर। देश में प्रोडक्शन बंद नहीं होने लगा, बहुत कम हो गया। सप्लाई चेन पूरा बाधित हो गया। तो यह इन सब चीज़ों से इंडियन इकोनॉमी पर जो है काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इन लास्ट 4 डिकेड्स इंडिया ऑब्जर्व 3 मेजर शॉक्स। पिछले 4 दशकों में इंडिया जो है 3 मेजर शॉक अपने इंडियन इकोनॉमी पर झेला है। एक 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था, जिसके बाद जो 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को के क्राइसिस को जो है ख़त्म करने के लिए। फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसका इंडिया पर इम्पैक्ट थोड़ा सा रहा था, और कोविड-19 पैंडेमिक, इसका जो इम्पैक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो है सीवियर डिक्लाइन इन इंडियन लेबर मार्केट जो है एकदम ध्वस्त हो गया, बहुत डिक्लाइन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ने लगा। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। पहले लोग जहाँ रूरल से अर्बन बेटर अपॉर्चुनिटी की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाते थे, अब यहाँ जो है रिवर्स माइग्रेशन होने लगा, लोग शहर से गांव की तरफ जाने लगे, जिसके चलते एमजी नरेगा स्कीम पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद में गवर्नमेंट ने बहुत ऐड भी दिया, बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया, बहुत सारी स्कीम निकाले और उसके तहत जो है खर्चा किया, बहुत सपोर्ट किया।
लेकिन इंडियन इकोनॉमी कठिन रहा, मतलब बहुत कठिन हुआ इंडियन इकोनॉमी को रिकवर करने में। लेकिन इन सबों के बीच में एक चीज़ देखा गया कि एग्रीकल्चर का बड़ा रोबस्ट परफॉर्मेंस रहा इसमें, क्योंकि वह पेंडेमिक से अछूता था। एग्रीकल्चर जनरली लोग जो है एग्रीकल्चर जो है गाँव में करते हैं। लोग जो पहले शहरों में जाया करते थे कमाने, वह गाँव में आ गए, तो उनके पास अगर खेत होता था तो वह खेती करते थे, और खेती पर कोई लॉकडाउन का असर नहीं हुआ किसी चीज़। तो एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो नट सेल में जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोगों ने नट सेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका डिस्कस कर लिया है। आप चैप्टर जरूर पढ़िएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। थैंक्स। अगला जो चैप्टर होगा मैकमिलन का ही, जो चैप्टर 2 है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसको हम लोग पढ़ाएंगे। 2 दिन में यह लेक्चर हम ले आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।